हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इंटरनल डिज़ास्टर के प्रिपेयर्डनेस प्लान की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूंगी और ये जो वीडियो है ये मैं 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। पार्ट 1 में मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूंगी, वो आप चेकलिस्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं अगले पार्ट में कवर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसीलिए मैं 2 पार्ट्स में कवर करने वाली हूँ इस वीडियो को। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहला आपका काम ये है कि आप एक पेपर पेन उठाइए और आप उसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, जो भी मैं आपको चीज़ें बोलूँगी और वो अपने हॉस्पिटल में आप इम्प्लीमेंट कराएं एज अ प्रिपेयर्डनेस प्लान फॉर इंटरनल डिज़ास्टर्स। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप चैनल की मेंबरशिप को ले भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, जब भी डिज़ास्टर जैसी सिचुएशंस आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो जानों को खतरा होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा मेडिकल केयर चाहिए होती है, और मेडिकल केयर हमें कहाँ से मिलेगी? हॉस्पिटल से। तो ऑब्वियसली अपने आप को हॉस्पिटल को खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशंस के लिए। तो ये सिचुएशंस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि हॉस्पिटल को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमारे जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक है इंटरनल डिज़ास्टर, ये हमने खुद ने ही डिफ्रेंशिएट किए हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल डिज़ास्टर। इंटरनल डिज़ास्टर में कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं लाइक बॉम्ब थ्रेट्स आ गए, आपके फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स हो गए। इन इंटरनल डिज़ास्टर्स को हमने कोड्स दिए हुए हैं, जिसको हम हॉस्पिटल के इमरजेंसी कोड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, कुछ कोड्स जो है उनकी डिटेल्स मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये जो कोड्स हैं वो हमारे इंटरनल डिज़ास्टर्स कंसिडर हम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे होते हैं एक्सटर्नल डिज़ास्टर। एक्सटर्नल डिज़ास्टर पे मैं एक वीडियो आपको अलग से बनाऊंगी, मैं इसमें नहीं कवर करूंगी, मैं आपको डिटेल वे में उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। तो इंटरनल डिज़ास्टर की अगर हम बात करें तो इन डिज़ास्टर्स को रोकने के लिए तो हॉस्पिटल को खुद को एक प्लान क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम प्रिपेयर्डनेस प्लान कहते हैं। डिज़ास्टर की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमने एक ऐसा एक्शन प्लान क्रिएट करना ताकि हम इससे इंटरनल डिज़ास्टर्स भी रोक सकें और एक्सटर्नल डिज़ास्टर भी रोक सकें। ठीक है, अब इंटरनल डिज़ास्टर्स जो है हॉस्पिटल के अगर हम कंसिडर करते हैं तो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि बॉम्ब थ्रेट हो गया। ठीक है, कोई भी चाइल्ड मिस हो जाना, कोड रेड जैसे इंसिडेंट, फायर रिलेटेड इंसिडेंट जो है, कोड रेड तो हमने एक कोड डिनोट कर दिया, फायर से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं वो। ठीक है, तो इनको फ्लड से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हो गए वो। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट्स को हम क्या करते हैं, इंटरनल डिज़ास्टर जो है वो कंसिडर करते हैं। देखिए, डिज़ास्टर जैसे रिस्क को हम कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। ठीक है, बट इसको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। अब कंट्रोल करने के लिए हम प्लान प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर्डनेस प्लान। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपके हॉस्पिटल में मैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर इस तरीके के या इंटरनल डिज़ास्टर जैसे सिचुएशंस अगर आपके हॉस्पिटल में आ जाए तो आपको क्या चीज़ें ऑलरेडी आपकी बिल्डिंग में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर बिल्डिंग कोलैप्स करती हैं। ठीक है, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाती हैं, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है। इससे ऊपर आपके जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो आपके स्टाफ हैं, विजिटर हैं, पेशेंट्स हैं, उनको नुकसान देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स अगर आपके हॉस्पिटल में हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स आप क्या करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। सबसे पहले तो आप अपने हॉस्पिटल में एक चार्ट डिफाइन करेंगे, इमरजेंसी कोड्स। ये जो आप चार्ट डिफाइन करेंगे, ये सभी पूरे हॉस्पिटल को पता हो कि किस सिचुएशन में कौन सा कोड अनाउंस करना है। ठीक है, अगर हम फायर की बात करें तो सभी को पता हो कि इस कोड को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, कोड रेड इसको बोला जाता है, और कोड रेड को अनाउंस कैसे करना है, इनिशिएट कैसे करना है, टर्मिनेट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ हो। इसके बाद जो चीज़ है वो है आपके हॉस्पिटल में एक सेफ्टी कमेटी हो, जिनको डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान के बारे में भी पता हो कि अगर
कोई भी स्पेसिफिक कोड अनाउंस किया जाता है तो उसके पीछे एक्शन प्लान्स क्या होंगे कि आप इमीडिएटली उसको जो है वो फॉलो कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ हो गई, आप लोगों के कोड्स लगे हों पूरे हॉस्पिटल में। दूसरा, आपकी कमिटी बनी होनी चाहिए जिनको पता हो कि ऑन स्पॉट अगर ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं तो क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा आपके हॉस्पिटल में इंटरनल डिज़ास्टर्स को क्या है आइडेंटिफाई किया जाए और उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। डॉक्यूमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट तक ना रह जाए, ये सभी को ट्रेनिंग इसकी दी जाए। ठीक है, उसके अलावा मॉक ड्रिल्स करवाई जाए रेगुलरली। मॉक ड्रिल्स का मतलब क्या होता है, देखिए थ्योरेटिकल हम पढ़ लेते हैं, हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। इवन आप देखिए वीडियोस में भी क्या होता है कि हम कोई भी बुक पढ़ते रहे वो हमें बहुत बोरिंग लगने लग जाती है एक टाइम के बाद, बट क्या होता है अगर हम किसी वीडियो को देखें सुने तो वो चीज़ें हमारे माइंड में चली जाती हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है कि डॉक्यूमेंट तक अपनी जो बातें हैं वो रखने से वो वहीं तक रह जाएंगी जब तक आप उसको मॉक नहीं करवाएंगे। इसीलिए फ्रिक्वेंटली मॉक ड्रिल्स करवाएं ताकि आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन हो जाए ये चीज़ें करने में कि अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो इमीडिएटली आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल देगा कि आपने आगे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आप ये चीज़ें आम करते रहेंगे इसीलिए आपको पता होगा कि आपने क्या करना है, इसके बाद क्या एक्शंस लेने हैं इन डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के लिए। समटाइम्स क्या होता है स्मोकिंग की और लोग वहीं पे उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उससे क्या है चांसेस होते हैं फायर कैच करने के। ठीक है, तो इन चीज़ों को बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो फायर एक्सटिंग्विशर आपके हॉस्पिटल्स में हो, जगह जगह पे लगे होने चाहिए। रेस और पास जो आपकी कोड्स हैं, पास जो होता है आपके एक्सटिंग्विशर को कैसे एक्टिवेट करना है उसका कोड है। ठीक है, तो पास को कैसे आप एक्टिवेट करेंगे, फिर रेस को आपने कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यही मॉक में एक्चुअली करवाते हैं कि आपने पास और रेस को कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक, इसके अलावा जो है फायर हाइड्रेंट्स आपके हॉस्पिटल में लगे हों, स्मोक डिटेक्टर्स लगे हों, सेंट्रलाइज्ड अलार्म सिस्टम हो, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं फायर से रिलेटेड जो ऑलरेडी आपकी इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। अब सेकेंड चीज़ है, अगर आपका हॉस्पिटल ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे फ्लड के फ्रिक्वेंटली केसेस आते रहते हैं, तो आप ऐसा अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाएं जो कि आपका फ्लड रेजिस्टेंट हो। अपने आर्किटेक्चर को क्या के आप बिल्डिंग को फ्लड रेजिस्टेंट जो है उसका डिज़ाइन जो है वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका हॉस्पिटल किसी अर्थक्वेक वाली जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली ऐसे केसेस होते रहते हैं, तो आप अपने जो आर्किटेक्चर है उससे बात करके उसकी डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी चेंजेस करवा सकते हैं ताकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट रहे। इसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे कि आपके सीसीटीवी कैमरास हैं। ठीक है, अब सीसीटीवी कैमरा क्यों ज़रूरी है, कोड पिंक के लिए। कोड पिंक मीन्स चाइल्ड मिसिंग हो जाना। ठीक है, उस टाइम पे आपको कैमरा आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है। ठीक है, इसका कंट्रोल्ड एक्सेस। सेकंड है बॉम्ब थ्रेट। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए आपकी सीसीटीवी सिक्योरिटी सर्विलेंस जो है वो सबसे प्रायोरिटी रखती है। ठीक है, सबसे पहले हम सिक्योरिटी चेक में सीसीटीवी कैमरा ही देखते हैं जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं तो। ठीक है, ये भी आपका इंटरनल डिज़ास्टर ही है। जब भी हॉस्पिटल में डिज़ास्टर जैसी सिचुएशंस होती हैं, आपके सारे हॉस्पिटल के लोगों को पता हो कि उन्होंने उसमें उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कब किस टाइम पे किस पर्सन ने एक्शन लेना है। जैसे कि बात करें अगर हम कोड रेड की तो वहाँ पे पर्सन आपके टोटली चेंज हो जाएंगे। अगर हम बात करें कोड पिंक की तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका टर्मिनेशन और एक्टिवेशन जो कोड्स का है वो अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल की जो स्टाफ है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने जब भी ट्रेनिंग देनी है वो सभी को आप इकट्ठा कीजिए, सभी को सभी पर्सन्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताइए। जैसे कि सिक्योरिटी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की अलग होती हैं। ठीक है, आपकी सेफ्टी कमेटी के लोगों की अलग होती हैं, आपके फायर रिलेटेड जो टीम है उसकी अलग होती हैं। ठीक है, तो सभी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे सिचुएशंस में सभी को पता हो, ऐसा ना हो हड़बड़ी में क्राउड खुद क्रिएट कर लें और स्टाफ को भी ना पता हो कि क्या करना है। क्योंकि डिजास्टर सिचुएशंस में हमारा माइंड ऐसे हो जाता है, हम घबरा जाते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो घबराने की बजाय अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्शन प्लान्स को याद रखें।
इसीलिए मॉक को फ्रिक्वेंटली करवाएं ताकि आपके ब्रेन को पता हो कि हमने इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है इसको रोकने के लिए। इसके अलावा आपके हॉस्पिटल में कमांड सेंटर हो और इंटरनल एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो एक ही जगह से हो। ऐसा ना हो आपके ओपीडी में फ़ोन बज रहे हैं, वहीं बीच में आपके इंटरनल डिजास्टर की कॉलिंग आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा वॉच पॉच हो जाएगा। इसीलिए आपकी ओपीडी पे इफेक्ट ना पड़े, पेशेंट्स पे इफेक्ट ना पड़े और इंटरनल डिजास्टर को भी कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एक ही जगह पे हो। कमांड सेंटर आपका प्लेस आपने पहले से ही ऑलरेडी सबको बताना है कि हमारा अगर इंटरनल डिजास्टर होता है तो आपका कमांड सेंटर का है, वो सारे हॉस्पिटल को पता हो। ठीक है, आपके हॉस्पिटल में फायर फाइटिंग टीम हो ताकि अगर फायर रिलेटेड इंसिडेंट हो जाए और वो अनकंट्रोलेबल हो जाए तो वो प्राइमरी सपोर्ट दे सकें। ठीक है, जब तक एक्सटर्नल जो आपकी हेल्प है वो पहुंच ना जाए आपके हॉस्पिटल तक। ठीक है, ट्रेन मेंबर्स हो, इससे क्या होगा, उनको पता होगा कि पास कैसे एक्टिवेट करना है और रेस कोड कैसे एक्टिवेट करना है। इसके अलावा आपके हॉस्पिटल में इवैक्यूएशन टीम हो विद ट्रेन मेंबर्स, उनको भी उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हो ताकि पेशेंट को, स्टाफ को इवैक्यूएट कर सके असेंबली एरिया तक। ठीक है, आपके हॉस्पिटल में एक असेंबली एरिया भी होना चाहिए और साथ में जो है वो इल्यूमिनेटिंग सिस्टम, जो डायरेक्शंस है वो भी हो ताकि अगर रात को लाइट चली जाए तो आप पेशेंट्स को इजीली जो है वो सेफली जगह तक पहुंचा सकें। तो गाइज, फायर से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप डायरेक्टली भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। और आज का जो पार्ट है मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। मैं सेकंड पार्ट में बाकी पॉइंट्स कवर करूँगी, आप लोग नोट डाउन करते जाएँ और जो जो आपके हॉस्पिटल्स में है उसमें टिक करते जाएँ, जो नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करवाएँ। देखिए, कोई भी चीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आज चीज़ बोली है वो इमीडिएटली हो जाए। ये जो क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं इनमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करें। आपको कोई भी गाइड बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अगर मेरी वीडियोज़ को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि आपकी ये चीज़ें आगे काम आएंगी, मेरी गाइडेंस आपको सूटेबल लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑडियंस तक पहुँचाएँ। तो हाफ पार्ट जो है वो मैं कवर करूँगी इसी टॉपिक के सेकेंड वीडियो में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।